कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं कि डॉकर क्या होता है, काम कैसे करता है, और हम लोग एक सिंपल सा एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग देखने वाले हैं कि डॉकर चलता कैसे है, डॉकर की फ़ाइल कैसे लिखते हैं, एंड उस डॉकर की फ़ाइल के थ्रू एक इमेज बना के कैसे हम लोग डॉकर हब में पब्लिश करते हैं, एंड फिर अलग अलग मशीन से आप उस इमेज को पुल करके कैसे आप यूज़ कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डॉकर को समझते हैं। डॉकर होता क्या है, डॉकर काम कैसे करता है। ठीक है, नाउ अभी डॉकर को जो सबसे अच्छा फ़ायदा है, ठीक है, ये क्या करता है। अभी सपोज़ कुछ सेकंड के लिए डॉकर को भूल जाते हैं। अभी देखते हैं आपका एक एप्लीकेशन है, एक बेसिक सा एप्लीकेशन है। ये आपका नोड एप्लीकेशन हो सकता है, ये आपका स्प्रिंग एप्लीकेशन हो सकता है, ये आपका जेंगो, ये आपका फ्लास्क, कई तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, रिएक्ट एंगुलर। अब सपोज़ वो एक एप्लीकेशन है, अगर आपको कहीं भी चलाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो। आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, आपको ये जो रिक्वायरमेंट्स है, मतलब उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो आपको इन्वायरमेंट चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए या पैकेजेस चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें, फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास रहती है उस मशीन में, तो फिर आप उस एप्लीकेशन को चला पा सकते हो। तो बहुत बार आपने सुना भी होगा, ऐसा भी होता है कि कोई कोई कहता है कि अरे यार मेरे मशीन में ये वर्क नहीं कर रहा पर तुम्हारे मशीन में वर्क कर रहा है। ऐसा भी बहुत बार प्रॉब्लम्स होते हैं। वो क्यों होता है? इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से। इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई ऐप तो चलाते हो, ठीक है, बट कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती है, चाहे वर्जन्स के इशू हो गए या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू हो गया, ठीक है, उस केस में ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब डॉकर कैसे ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। डॉगर क्या करता है, उस एप्लीकेशन को डॉकर उस एप्लीकेशन को एक पैकेज में कन्वर्ट करता है। अब वो पैकेज क्या करता है, वो पैकेज को हम लोग डॉकर हब में पुश करते हैं एज एन इमेज। जब हम लोग उस इमेज को पुश कर सक देते हैं इस डॉकर हब में, तो वो इमेज को किसी भी मशीन में चला सकते हैं, सिर्फ उस मशीन में डॉकर होना चाहिए। उसके बाद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके मशीन में क्या है क्या नहीं है। डॉकर अपने खुद के इन्वायरमेंट में, अपने खुद के फाइल सिस्टम में सब कुछ करके रेडी रखेगा। अपने को बस उस इमेज को पुल करना है, एंड पुल करने के बाद जस्ट रन करना है, एंड एज इट इज़ वो आपका चलेगा। जैसे वो मेरी मशीन में चल रहा है वैसे ही वो आपकी मशीन में चलेगा। इसका फ़ायदा क्या होता है। अभी सपोज़ आपने, ये प्रोजेक्ट है, अभी हमने डॉकर फाइल लिखी, उसका बिल्ड बनाया, उसकी इमेज रेडी करी एंड पब्लिश कर दिया डॉकर हब में। नाउ वो एक इमेज से, अगर मैं एक अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में हूँ, मैंने सपोज उस इमेज का बिल्ड बनाया। अभी हम लोग लाइव देखने वाले हैं। अभी उसका बिल्ड बनाया। अब बिल्ड बनाने के बाद मैं अगर 10 भी इमेज बनाना चाहूँ ना, उस एक, सॉरी 10 भी इमेज नहीं, 10 कंटेनर्स भी बनाना चाहो उस इमेज से, उस एक इमेज से जो हमारे पास पड़ी हुई है, वी कैन ईजिली क्रिएट विथ एन आइसोलेशन। मतलब अगर मैं इस कंटेनर में, अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उस एक कंटेनर में ये एक इमेज है, अभी सपोज एक इमेज के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 कंटेनर्स चल रहे हैं, तो एक कंटेनर में मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो उसका इम्पैक्ट दूसरे कंटेनर पर नहीं बनेगा। अगर एक कंटेनर डाउन भी होता है ना, तो दूसरा कंटेनर वैसे ही चलेगा, ठीक है। ये कंप्लीट आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में चलता है। और इस वजह से सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है हमें, कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो कंसिस्टेंटली चलता है, स्टेबल तरीके से। इसको मैनेज करना बहुत आसान होता है, इसको यूज़ करना बहुत आसान होता है, ठीक है। ये अच्छा स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सोचो हमारा टाइम कितना सेव हो रहा है, ठीक है। हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ रहा है, हमें बस एक डॉकर फाइल लिखनी है। वो डॉकर फाइल लिखने के बाद उसका बिल्ड बनाना है, उसको डिप्लॉय कर देना है, आई मीन कि पब्लिश कर देना है इस डॉकर हब में।
अब जिस भी मशीन, चाहे आप अभी आप EC2 इंस्टेंस यूज़ कर सकते हो, कुछ लोग EC2 इंस्टेंस यूज़ करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अदर चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई GCP यूज़ करेगा जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है, कोई एज्योर यूज़ करेगा। इट टोटली डिपेंड कि वो क्या यूज़ करना चाह रहा है, ठीक है। अब उस एक कंटेनर को हम लोग अलग अलग इन्वायरमेंट्स में भी ये कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो थ्योरी पार्ट काफ़ी हो गया है, अब चलो थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। नाउ हमारे सिस्टम में एक चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, डॉकर। जैसे मैंने बताया, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सिस्टम में डॉकर डेस्कटॉप डाल के रखी है। आप लोग भी अपने सिस्टम पे ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। कुछ लिनक्स में क्या होता है कि आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। एक APT होता है, APT एक पैकेज मैनेजमेंट टूल होता है जिसके थ्रू आप डॉकर को इंस्टॉल कर सकते हो। जब अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट डॉकर डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हो, ये थोड़ा आसान होता है, ठीक है। अभी चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा अरे यार मुझे तो फ्लास्क आती नहीं है, मुझे तो पाइथन का पता भी नहीं है। डोंट वरी, डॉकर को इस सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। डॉकर को मतलब ही नहीं है कि ये पाइथन में लिखी हुई एप्लीकेशन है या फिर जावा पे है या फिर जावास्क्रिप्ट पे। उसको तो बस मतलब है एक डॉकर फाइल से, उसको मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक डॉकर फाइल से, जिसमें उसको क्या चाहिए, जिसमें उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए, जिसमें हम लोग ये एक तरह का टेक्स्ट फाइल होता है जहाँ पे हम लोग उसको बताते हैं कि ठीक है, एक एप्लीकेशन को, ये जो एप्लीकेशन है ना जिसका हम लोग इमेज बनाने वाले हैं, उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए अपने को चाहिए क्या क्या उस मशीन में। मशीन तो हम लोग को ये प्रोवाइड करके देगा बट उसमें हम लोग को चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले वी नीड अ बेस इमेज, ठीक है। सो इट्स एन फ्लास्क एप्लीकेशन जो कि पाइथन में लिखी हुई है, तो नो डाउट पाइथन इज़ मैंडेटरी। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक जनरली पाइथन का 3.8 का वर्जन ले लेता हूँ। नाउ अब आते हैं वर्क डायरेक्टरी में। समझना, वर्क डायरेक्टरी यहाँ पे क्या है, ये है कि डॉकर के जो फाइल सिस्टम्स होंगे ना, जैसे हमारे ये फाइल सिस्टम है, हमारा फ्लास्क ऐप का फोल्डर है, इसके अंदर बाकी सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स जो भी पड़े हुए हैं। तो डॉकर के अंदर जो वो जो कंटेनर है जिसमें वो बनेगा, जहाँ पे वो इमेज पुश होगी, जिस भी फाइल सिस्टम है वो जाके इमेज कंटेनर बाकी चीज़ें जो भी जाने वाली है, ठीक है। वहाँ पे जो भी अभी रूट डायरेक्टरी में है आपका कोड पड़ा हुआ जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो आप कहाँ पे डालना चाहते हो। जनरली आप यहाँ पे डॉट भी कर सकते हो, इट्स लाइक अ नॉर्मल मशीन। अगर मैं आपको अगर आप अपने माई कंप्यूटर को खोलोगे, दिस PC को खोलोगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क रहते हैं, डिस्क के अंदर फोल्डर्स रहते हैं। तो क्या आप एक रूट डायरेक्टरी में डालना चाहते हो जो आपके मशीन में पड़ी हुई है। अभी सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं टर्मिनल खोलता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ LS, तो क्या आप इसी डायरेक्टरी पे डालना चाहते हो या फिर आप एक फ़ोल्डर बनाना चाहते हो एंड उसके अंदर बाकी चीज़ें करना चाहते हो। तो सेम यहाँ पे वही है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी में उस ऑपरेटिंग सिस्टम के रूट डायरेक्टरी पे कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आप ऐप का एक फ़ोल्डर बना लो, इट कैन बी सोहित एज वेल, बट ये रिलेवेंट नहीं लग रहा तो मैं स्लैश ऐप डाल देता हूँ। अब नाउ इट्स टाइम टू अपडेट, बिकॉज हम लोग एक बार अपडेट कर लेते हैं बिफोर कुछ भी आगे करने के, कि हाँ कुछ पाइथन इंस्टॉल करना है या फिर सपोज़ हमें फ्लास्क इंस्टॉल करना है या फिर जो भी हमारे requirements.txt फाइल के अंदर पड़े हुए हैं पैकेजेस उसको इंस्टॉल करना। उससे पहले हम लोग अपडेट कर लेते हैं किसको, हमारे APT को, पैकेज मैनेजमेंट एडवांस पैकेज मैनेजमेंट टूल को, ताकि इन केस अगर कुछ वैसा हो भी तो वो सिस्टम लेटेस्ट अप टू डेटेड रहे विद डैट पैकेजेस जो भी हमारे उस OS में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट, फिर मैं लिखता हूँ स्लैश, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्परसेंड। यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं हम लोग 2 टाइम,
कि पहला कमांड चलाओ, पहला कमांड के बाद दूसरा कमांड चलाओ, ठीक है। ये अपडेट हुआ। अब अपग्रेड करना है। अपडेट क्या कर रहा है? अपडेट बता रहा है कि कितने सारे अपडेट्स हैं। अपग्रेड क्या कर रहा है? उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। यस दे दिया, क्योंकि जब हम लोग ये कमांड रन करते हैं तो वो पूछता है कि करना है कि नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे इसको ये दे दिया कि हाँ मुझे करना है, ठीक है। ये वार्निंग क्यों दे रहा है? ओके, ये कैपिटल में होगा। नाइस। नाउ ये तो हमारा हो गया। अब आती है कॉपी के बारे में। अब आप सोच रहे होगे कि ये यहाँ पे कर क्यों रहे हम लोग। ये बेसिकली ये कर रहा है, अभी हमारा जो रूट डायरेक्टरी है उसको उठा के जो डॉकर ने अपने को फाइल सिस्टम दिया है, उस फाइल सिस्टम के अंदर आप कहाँ पे ये पूरा प्रोजेक्ट को डालना चाहते हो। तो चूँकि हम लोग वर्क कर रहे हैं स्लैश ऐप की डायरेक्टरी में, तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे रूट फोल्डर में, दिस इज़ आवर रूट फोल्डर, जो भी पड़ा हुआ है उसको हम उठा के डाल रहे हैं इस स्लैश ऐप वाले फोल्डर में, राइट। नाउ ये हमारा काम हो चुका है यहाँ तक। अब आते हैं, चलो रन करते हैं। रन क्या करेंगे? pip3, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे npm के केस में हम लोग देखते हैं, हम लोग npm इंस्टॉल मारते हैं, राइट, वहाँ पे ये काम करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, pip3 हो गया। pip3 क्या करेगा? इंस्टॉल करेगा। क्या इंस्टॉल करेगा? रिकर्सिवली ये रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करेगा। कौन से रिक्वायरमेंट्स? जो हमारे पड़े हुए, जहाँ पे हमारे सारे पैकेजेस पड़े हुए रहते हैं, जैसे फ्लास्क हो गए एंड और अदर जो भी लाइब्रेरीज या पैकेजेस आपको ज़रूरत पड़ते हैं उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए, उस चीज़ को वो इंस्टॉल करेगा। तो रिक्वायरमेंट्स हमने यहाँ पे डाल दी .txt। अब आते हैं एक्सपोज की बारी। एक्सपोज में गए, यहाँ पे हमने डाला 6000। हमने डिफ़ॉल्ट पोर्ट सेट कर दिया। लो भाई, जब भी कोई कंटेनर रन करने की कोशिश करेगा तो उसका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होगा वो होगा 6000। अब लिखते हैं कमांड, ठीक है। कमांड में हम लोग क्या डालेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने बेस इमेज उठाई। अगर ये नोड का एप्लीकेशन होता तो हम लोग नोड का उठाते हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक डायरेक्टरी उसको बता दी कि ठीक है, हमें जो भी डॉकर हमें फाइल सिस्टम प्रोवाइड करेगा उस फाइल सिस्टम के हमको रूट में काम नहीं करना, हमको अपना एक सेपरेट फोल्डर बना के दे दो जहाँ पे हम अपना अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकें। फिर हमने क्या किया, हमने पैकेज मैनेजमेंट टूल को अपडेट किया। डॉकर हमारा लिनक्स पे चलता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे apt रहती है। अब apt को अपडेट किया, ठीक है। अब फिर क्या किया, जो भी हमारे रूट डायरेक्टरी में चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो भी हमारे कोड्स हैं app.py, requirements.txt, जो भी है उसको सारे को हमने ऐप फोल्डर नाम की डायरेक्टरी के अंदर डाल दिया। अब क्या होता है, अब आता है जो भी हमारे पैकेजेस हैं, जो भी डिपेंडेंसीज है उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, वो हमने यहाँ पे डाल दी, उसको इंस्टॉल कर दिया। अब डाला कि वो उसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या होने वाला है, उस कंटेनर का डिफ़ॉल्ट पोर्ट, तो वो डाला। अब आता है एग्जीक्यूट का। अब आप लोग जब भी कोई एप्लीकेशन रन करते हो डेफिनेटली आप लोग कमांड डालते हो यार उसको चलाने के लिए, npm start या फिर node-app.js काइंड ऑफ ऐसे ऐसे कमांड चलाते हो। तो यहाँ पे इस केस में मैं डालता हूँ python3, ठीक है। python3 मैंने डाला। अब मैं डालता हूँ फाइल का नाम app.py, राइट। होप सो यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो आप थोड़ा सा बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जा सकते हो कि हाँ ठीक है डॉकर क्या होता है, कैसे काम करता है। इन केस आपको कोई डाउट हो रहा है और आपको कुछ और जानना है इसके बारे में, या फिर आपको कोई डेप्थ में कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझनी है, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये हमारा हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। अब चलो, सबसे पहले डॉकर फाइल बन चुकी है, हमने लिख लिया है। अब बारी आई इसको चला के देखने की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले लिखता हूँ डॉकर इमेजेस। इससे क्या होता है, ये हमें इमेजेस बताता है कि हमारे पास हमारे सिस्टम में कितने इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है।
बेस्ड ऑन इमेजेस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंटेनर अप करते हैं, और वो कंटेनर में पोर्ट डिफाइन होता है, होस्ट डिफाइन होता है, जिसको हम लोग हिट करके यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो अपने को बिल्ड बनाना है, बिकॉज इमेज तभी आएगी जब बिल्ड बनेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे मैंने तो हब के बारे में बताया था जहाँ पे इमेजेस पड़ी होती है, ठीक है वहाँ पे पड़ी होती है नो डाउट, बट क्या वो इमेजेस हमारे पास है? नहीं। जिस एप्लीकेशन के लिए मैंने अभी डॉकर फाइल लिखी है, वो एप्लीकेशन का इमेज वो तो यहाँ भी पड़ा हुआ ही नहीं है ना। तो जब वो पड़ा हुआ ही नहीं है, वहाँ पे है ही नहीं, तो हम लोग उसको यूज़ कैसे करेंगे? उसको तो पुल ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने को बिल्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, डॉकर बिल्ड -t, t मीन्स वॉट, टैग। नाउ वॉट यू नीड टू मेंशन इज योर यूज़र आईडी, जो भी डॉकर में आपको लॉगिन यूज़र आईडी आपका बनता है वो, स्लैश। अब ये जो इमेज आप बनाना चाहते हो, जो आप बिल्ड बना रहे हो, उसका नाम आप क्या रखना चाहते हो? तो मैं रख देता हूँ फ्लास्क ऐप। ठीक है, फ्लास्क ऐप। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेटेस्ट। ठीक है, अब लेटेस्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, ये एक तरह का टैग है। अगर मैं यहाँ पे B1 लिखता हूँ तो वो भी चलेगा, अगर मैं लेटेस्ट लिखता हूँ तो वो भी चलेगा। अब ये क्या करेगा, ये इसका बिल्ड बना देगा। अब ये एरर क्या दे रहा है, डॉकर बिल्ड एक्स बिल्ड। ओके ओके, डॉकर बिल्ड टैग। ओके, अगर मैं ऐसे करता हूँ स्टार्ट अ बिल्ड, आई थिंक कुछ मिस कर रहा हूँ मैं। ओके, समझा। मैंने तो उसको बताया ही नहीं, क्योंकि बिल्ड जब भी आप बनाने जाओगे तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है पता है? उसको ये बताना पड़ेगा कि डॉकर फाइल कहाँ पे है, जो कि मैंने इसको बताया नहीं। बिकॉज आप कोई भी प्रोजेक्ट में ले लो, जब तक डॉकर फाइल उस डायरेक्टरी में प्रेजेंट नहीं होगा, आप कभी भी उसका इमेज नहीं बना सकते हो। तो मैंने उसको दे दिया कि लो भाई, ये रूट डायरेक्टरी है, यहाँ पे डॉकर फाइल पड़ी हुई है। अब मैं जब इसको एंटर मारता हूँ तो देखो ये अब बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब जो हमने यहाँ पे लिखे हैं ना, सेट ऑफ स्टेप्स जो लिखे हैं, इंस्ट्रक्शंस जो लिखे हैं, वो यहाँ पे वो एग्जीक्यूट किया है लाइन बाय लाइन। यानी कि पहले जब हम डॉकर इमेजेस लिख रहे थे तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था। अब अगर सब कुछ सही चल रहा है तो यहाँ पे डॉकर इमेजेस में वो चीज़ आनी चाहिए। बुम, देखो यहाँ पे इमेज हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, नाउ अब चलते हैं इसको स्टार्ट करके देखते हैं, जो असली मज़ा है। डॉकर रन -d दैट इज डिटैच्ड मोड। इट मीन्स आप टर्मिनल के साथ इंटरेक्ट कर सको। जनरली अगर आप कुछ स्टार्ट करते हो सर्वर अपने एप्लीकेशन पे, या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप स्टार्ट करते हो, तो आप देखते होगे कि उस करेंट कमांड लाइन टूल जो होता है वो टर्मिनल, तो उसके साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, बिकॉज वहाँ पे वो चल रहा होता है। तो ये इसको डिटैच मोड में कर देगा कि इन केस आपको अगर कुछ लिखना भी हो तो आप लिख सकते हो। नाउ अब मैं उसको पोर्ट बताऊँगा। ये हो गया मेरा होस्ट मशीन का पोर्ट जिसमें हम चलाना चाहते हैं। ये हो गया मेरा कंटेनर का पोर्ट जिसमें वो चल रहा है। कंटेनर ने क्या एक्सपोज किया था, 6000, राइट। ये हमने डाल दिया। अब अपन क्या करेंगे, अपन डालेंगे इमेज का नाम, दैट इज sohit28 स्लैश फ्लास्क हाइफ अंडरस्कोर ऐप। अब मैं इसको रन कर दिया। अब मैं जब डॉकर ps लिखता हूँ तो मुझे पता चल गया कि ये मेरी एक इमेज है जो मैंने बिल्ड की थी। याद करना, मैंने बिल्ड किया था अभी। अब ये डॉकर इमेज है, वो डॉकर इमेज का से मैंने एक कंटेनर बना लिया। उस वो जो कंटेनर चल रहा है वो किस पे चल रहा है, इस होस्ट पे। ये होस्ट का मतलब क्या, लोकल होस्ट या कोई भी होस्ट। अब ये हो गया पोर्ट, ये हो गया
ये जो हमारा एड्रेस है लोकल होस्ट, ये जो आईपी है, ये है हमारा पोर्ट। वो पॉइंट आउट एंड में किसको कर रहा है? 6000 को। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं इसको एंटर मारता हूँ, बूम, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। आपने देखा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कभी भी यहाँ पे पाइथन 3 app.py रन नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने एक डॉकर फाइल लिखी। वो डॉकर फाइल में मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डाले, कुछ उसको बताया कि ये चीज़ें ज़रूरी है भाई अगर आप वो कंटेनर को चलाना चाहते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, बिल्ड बनाया। बिल्ड बनाने के बाद क्या हुआ, मुझे उसका इमेज मिल गया लोकल पे। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हमने उसको रन कर लिया, ठीक है। अब रन करने के बाद ये हमारा फाइनली सही से चल रहा है। अभी एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, वो क्या होता है कि हमको लगता है कि नहीं यार, अभी देखो आपके लिए हो सकता है पाइथन नहीं आओ, फ्लास्क नहीं आओ, बट एक्चुअल में जो डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप का जो डेवलपर है जिसके साथ आप काम कर रहे हो वो किस चीज़ में काम कर रहा है, ठीक है। आपको बस इतना मतलब होता है कि डेवलपर आपको बता दे कि ये चीज़ें हैं जो मैंडेटरी है और वो ऐसे रन कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बस आपको डॉकर फाइल लिखनी आनी चाहिए कि डॉकर फाइल सही तरीके से कैसे लिखते हैं, क्या ज़रूरी होता है और किस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं चीज़ें को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, कंटेनर आईडी हो गया। अभी सपोज़ मुझे इसको स्टॉप करना है तो मैं क्या करूँगा, डॉकर स्टॉप। क्या ये चलेगा? नहीं, क्योंकि हमने इसको बताया ही नहीं कि कौन सा इमेज को, सॉरी कौन सा कंटेनर को स्टॉप करना है, ठीक है। हमने इसको बताया ही नहीं कि क्या स्टॉप करना है। तो मैंने क्या किया, मैं अब यहाँ पे डॉगर स्टॉप लिखता हूँ। हमारी कंटेनर की आईडी है ये, मैं यहाँ पे डाला, ये हो गया। अब मैं फिर से चेक करता हूँ, अभी देखो ये कंटेनर उड़ा नहीं है, ये अभी कोई भी रनिंग कंटेनर नहीं है। जब आप डॉकर पीएस लिखते हो तो वो बताता है कि कितने कंटेनर्स चल रहे हैं, बट अगर मुझे ये देखना है कि टोटल कितने कंटेनर्स हैं तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा। और ये भी बता दिया कि 20 सेकंड पहले ये बंद हो चुका है, 3 मिनट पहले वो क्रिएट किया गया है, राइट। नाउ इतना चीज़ हमारा हो गया, ठीक है। अब चलो, अब चलते हैं डिप्लॉय के लिए कि अब कैसे डॉकर हब में हम लोग इसको पुश करेंगे। मेरे पास अभी इमेजेस पर चेक करते हैं, मेरे पास ये इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। डॉकर किया, लॉगिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है क्योंकि मैं डॉकर अब चला के रखा हूँ, तो वो ऑथेंटिकेट वहाँ से कर ले रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आती है पुश करने की बारी। बिल्ड तो हमने ऑलरेडी बना लिया है। नाउ डॉकर पुश, हमारा इमेज का क्या है, ये रहेगी आपकी यूज़र आईडी, याद रखना ये मैंडेटरी है। अदरवाइज उसको पता कैसे चलेगा कि जो आप इमेज को पुश करना चाह रहे हो डॉकर हब में वो किस यूज़र का है, वो किस यूज़र को जाना है। अब यहाँ पे स्लैश डाला, मैं क्या डालूँगा, फ्लास्क ऐप, फ्लास्क ऐप, ठीक है। टैग डालना डाल सकते हो, नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट वो लेटेस्ट ले लेगा। अब मैं जब ऐसे करता हूँ फिर वो एंटर मारता हूँ, अब देखो ये क्या कर रहा है, जो इमेज सबसे पहले क्या हुआ, पहले हमने उस एप्लीकेशन के लिए डॉकर फाइल लिखी, उसके बाद बिल्ड बनाया, बिल्ड बनाने के बाद हमारे पास लोकल में इमेज अवेलेबल हो गई। फिर हमने उस इमेज को चला के टेस्ट करा कि ठीक है एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। अगर कुछ फटना होगा, कुछ इश्यू होगा तो आपके लोकल में ही फट जाएगा,
जैसे हमने भी चेक करके देखा था, अगर वो नहीं फटा, सब कुछ सही चला, इट मीन्स वो इट्स अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि वो फेल कहीं नहीं होने वाला है जहाँ पे भी डॉकर अवेलेबल है। ठीक है, अब जब सब वेरिफिकेशन कर लिया तो हम लोग इसको इमेज को पुश कर देंगे डॉकर हब पे। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं डॉकर हब खोलता हूँ तो यहाँ पे फ्लास्क ऐप मेरी पड़ी हुई है, देख पा रहे हो। मैंने भी लेटेस्ट वर्जन इसका पुश किया हुआ था, ये देखो इतनी सारी चीज़ें भी चल रही है। कंप्रेस करने के बाद इसका जो साइज़ है वो हो गया 376 MB, बट हमारे लोकल में कितना था, 1 GB। तो ऐसे चीज़ें चलती है, तो आपको सीखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आई एश्योर यू। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसमें डेप्थ काफ़ी है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, बट अगर आप सही तरीके से इसको सीखोगे, सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करोगे, एक एक चीज़ को बारीकी से समझोगे, तो ये बहुत इजी है। और बेस्ड ऑन लाइक जो मैं अभी रिसर्च किया हो, मैंने समझा है, मुझे ये समझ में आया कि कोई भी इंसान हो जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहा है, बैक एंड डेवलपमेंट कर रहा है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है वो, तो उसे पता होना चाहिए कि उसका एप्लीकेशन वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, असली खेल तो सर्वर्स पे होता है जहाँ पे आपका एप्लीकेशन चल रहा है, जहाँ पे लाखों रिक्वेस्ट आ रहे हैं, लाखों करोड़ों यूजर्स हैं, तो एटलीस्ट हमें आइडिया होना चाहिए कि ये काम कैसे कर रहा है। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इतने कम टाइम में इतना ही मैं बता पाया, बट इसमें से अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपको जावा के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए या आपको नोड के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो या मुझे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपना URL। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।